नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल शानू सर ट्यूटोरियल्स में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम वेब डिज़ाइनिंग की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज हम जो वेब डिज़ाइनिंग की सीरीज़ में पढ़ने वाले हैं उसमें हम टेबल टैग के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि HTML में टेबल कैसे बनती है और एक टेबल के माध्यम से हम एक वेबसाइट के अंदर हम टेबल में कितना हम यूज़ कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम हमारे इस वीडियो को। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप काइंडली सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें ताकि जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियो है उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम हमारी वेब डिज़ाइनिंग की सीरीज़ को। तो दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरी प्लेलिस्ट को आप बीच से स्टार्ट मत करिए, आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको ये जो मेरी प्लेलिस्ट है वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर इन हिंदी, आप इस प्लेलिस्ट को आप पहले एक्सेस करें। इस पर मैंने अभी तक 4 वीडियो अपलोड कर दिए हैं और भी वीडियो मैं बहुत जल्दी इसके अंदर अपलोड करने वाला हूँ। मैंने वीडियो तो बना लिए पर मैंने अभी तक इसके अंदर वीडियो अपलोड नहीं किए। तो सबसे पहले आप इन प्लेलिस्ट को देखें। मेरा कहना है कि अगर आप एक फ्रेशर है, अगर आप वेब डिज़ाइनर में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इसके अंदर वेब डिज़ाइनर का करियर किस लेवल तक होता है और कितनी उसको सैलरी मिल सकती है एक अच्छे एक्सपीरियंस के बाद में, वो सब मैंने इन वीडियो के अंदर डिस्कस किया हुआ है। तो दोस्तों, आप पहले बीच में से आप मेरे वीडियो को मत देखो। अगर आपको HTML आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर आप फ्रेशर हो, बिगनर हो तो सबसे पहले आप मेरे प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम हमारे आज के टॉपिक को। तो आज का जो टॉपिक है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसके लिए सबसे पहले हम एक नई फाइल बना लेते हैं। नई फाइल बना ली मैंने यहाँ पे टेबल के बारे में, table.html करके मैंने यहाँ पे एक नई फाइल बना ली है। इस table.html के अंदर सबसे पहले तो मैं एक बॉयलर प्लेट ऐड कर लेते हैं, जिसका ये एडिटर की खासियत होती है। ये जो एडिटर है विजुअल स्टूडियो कोड, ये कहाँ से डाउनलोड करना है उसके लिए आप मेरी वेब डिज़ाइनिंग की सीरीज़ को देखें। उस पर मैंने आपको शायद फर्स्ट या सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आप कहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इस एडिटर के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूँ कि आप विजुअल स्टूडियो कोड पे ज़्यादा प्रीफर करो कंपेरिजन टू नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइम टेक्स्ट। इसके काफ़ी सारे फ़ायदे, एडवांटेजेस भी काफ़ी सारे हैं। तो सबसे पहले तो इसके अंदर जैसे कि आप देख रहे हो कि HTML5 को जिसे मैं इंटर करूँगा तो यहाँ पे इमिट लिखा हुआ है। अब इमिट क्या होता है उसके लिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, पर आई थिंक मैं आपको इमिट के लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको विजुअल स्टूडियो कोड के कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स के बारे में आपको मैं बता दूंगा। उसके लिए मैं बहुत जल्दी एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। तो उसके अंदर इस एडिटर के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको उस एडिटर के अंदर मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो HTML5 पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक प्रीडिफाइंड स्ट्रक्चर प्रोवाइड हो चुका है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं कि हमको डॉक्यूमेंट जो है टाइटल है, सबसे पहले हम उसको चेंज कर लेते हैं। इस डॉक्यूमेंट को चेंज करने के लिए यहाँ पर मैंने लिख दिया HTML। आज जो हम पढ़ने वाले हैं HTML टेबल, HTML टेबल टैग, HTML टेबल टैग। इसको सबसे पहले हम रन कर लेते हैं। तो बॉडी के अंदर मैंने यहाँ पे कुछ लिखता हूँ। बॉडी के अंदर अपन एक वेलकम मैसेज देते हैं, वेलकम टू माय चैनल शानू सर ट्यूटोरियल्स। ओके दोस्तों, सबसे पहले हम इसको रन कर लेते हैं। रन करने के लिए हमको हमारे फोल्डर में जाना पड़ेगा और फोल्डर में जाने के लिए उसी के लिए हमको यहाँ पे HTML प्रोग्राम जो मेरा फोल्डर है उसमें जो मैंने फाइल बना रखी है HTML टेबल.html, इसको जैसे अपन ओपन करेंगे तो आपको ब्राउज़र पे एक मैसेज शो होगा, ये वेलकम टू माय चैनल शानू सर ट्यूटोरियल्स। और जो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने जो टाइटल वगैरह यहाँ पे चेंज किया था, जो मैंने टाइटल वगैरह चेंज किए थे HTML टेबल टैग, वो टाइटल टैग आपको यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। तो आइए दोस्तों, अब समझते हैं कि ये जो हमारा सेक्शन है इस पे हम टेबल वगैरह कैसे क्या यूज़ में लाते हैं।
तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं हेडिंग दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने H2 में मैंने यहाँ पे हेडिंग दे दी, और H3 के अंदर मैंने टेबल के अंदर H2 पे मैंने यहाँ पे हेडिंग दे दी कि सबसे पहले मैं यहाँ पे एक यूज़र इन्फॉर्मेशन फॉर्म बनाना चाहता हूँ टेबल के माध्यम से। यूज़र इन्फॉर्मेशन पेज, यूज़र की इन्फॉर्मेशन रहेगी जिसमें यूज़र का नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, ऐसे 4 से 5 इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे टेबल के माध्यम से उसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे टेबल बना लेता हूँ। तो मैंने जैसे टेबल लिखा, टेबल को मैं एंटर करता हूँ। तो टेबल के अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट होते हैं उसको पहले अपन समझ लेते हैं। तो टेबल जो बनती है मेरी, टेबल के अंदर एक हमारा रो कंटेंट रहता है, एक हमारा कॉलम कंटेंट रहता है। तो अगर मुझे टेबल के अंदर रो बनाना है तो रो बनाने के लिए मुझे यहाँ पर TR लिखना पड़ेगा, और एक रो के अंदर मुझे कितने कॉलम बनाना है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है मेरा TD। तो TD जो रहता है मेरा टेबल ऑफ डेटा रहता है, और TR जो रहती है वो मेरी टेबल ऑफ रो रहती है। तो मुझे अगर एक टेबल में 2 कॉलम बनाना है तो कॉलम डायरेक्टली कभी नहीं बनते। कॉलम बनाने के लिए मुझे पहले रो बनाना पड़ती है, क्योंकि जब तक मैं रो नहीं बनाऊँगा तब तक मैं कॉलम्स वगैरह डिवाइड नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने टेबल टैग लिया है, टेबल के अंदर पहले मैंने TR लिया है, TR के बाद क्या लिया है मैंने TD। अब मुझे 2 कॉलम बनाना है तो मुझे कितने TD बनाना पड़ेंगे, 2। तो ये 2 नहीं है, ये तो एक है, इसका ओपन टैग है, इसका क्लोजिंग टैग है। ऐसे मैं इसको अगेन कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। तो मेरे पास एक टेबल में एक रो में कितने कॉलम है मेरे पास, यहाँ पे 2 कॉलम है। पहला TD है जिस पर मैंने लिखा है फर्स्ट नेम, और यूज़र का नाम क्या होगा, तो यूज़र का नाम सपोज़ मैंने यहाँ पे दे दिया है शानू। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे एक रो के अंदर कितने कॉलम है। पहले कॉलम में मैंने हेडिंग दी है जिसका नाम है फर्स्ट नेम है, जो मेरा टाइटल है, लेबल है, और दूसरा जो कॉलम है उसमें मैंने वैल्यू रिप्रेजेंट करी है यहाँ पे। तो जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट करी है, इस बार इसको अपन रन करके देख लेते हैं ब्राउज़र पे। तो जैसे मैंने ब्राउज़र को यहाँ से रिफ़्रेश किया, रिफ़्रेश करने पे यूज़र इन्फॉर्मेशन पेज जो आपको दिख रहा है, तो मैंने हेडिंग टैग की, जैसा कि आप मेरे प्रोग्राम में देख रहे हो, सबसे पहले मैंने हेडिंग टैग दी है कि मुझे पेज कौन सा बनाना है टेबल के माध्यम से। तो यूज़र इन्फॉर्मेशन पेज है जिसके अंदर मुझे यूज़र के कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रिंट करना है, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, एज। तो उसके लिए मुझे टेबल बनाना पड़ेगी। तो टेबल बनाने के लिए सबसे पहले मैंने पहली रो ली है। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो रो तो दिख नहीं रही है, फर्स्ट नेम ज़रूर दिख रहा है, उसके सामने शानू दिख रहा है। तो ये जो टेबल का फॉर्मेट है ये कैसा है, तो उसके लिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले टेबल के यहाँ पे बॉर्डर को बॉर्डर एट्रीब्यूट आप यहाँ पे सेट कर देना। तो जैसे आप यहाँ पे बॉर्डर एट्रीब्यूट सेट करते हो तो आपको यहाँ पे टेबल का बॉर्डर दिखने लगेगा। ऐसे बॉर्डर को मैं कितने भी हाईलाइटेड कर सकता हूँ। अगर मैंने 5 करा तो बॉर्डर थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, बट इतना हम करेंगे नहीं, हमको नॉर्मली 1 बॉर्डर से काम हो जाएगा हमारा, हमको केवल बॉर्डर देखना है। तो आप यहाँ देखो कि मेरे पास ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो है जिसमें मेरे पास 2 कॉलम है। ये पहला कॉलम है जिसमें मैंने क्या लिखा है फर्स्ट नेम, और दूसरा कॉलम है जिसमें मैंने क्या लिखा है शानू। तो मेरे पास एक रो थी, तो एक रो में मैंने कितने कॉलम बना लिए, 2 कॉलम, ये पहला कॉलम और ये सेकंड कॉलम। उसके बाद अगेन जो मेरा रो फॉर्मेट है, इस रो फॉर्मेट को अगेन मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। फर्स्ट नेम के बाद मुझे सेकंड में क्या देना है, यहाँ पे लास्ट नेम देना है। तो लास्ट नेम तो मैंने दे दिया है यहाँ पे शानू। यहाँ पर मैंने नाम दे दिया है, यहाँ पे मैंने नीमा कर दिया है, शानू नीमा। ओके, तो मेरे पास ये 2 कॉलम है, ये मेरे पास फर्स्ट नेम है, ये मेरे पास लास्ट नेम है। लास्ट नेम क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पास, यहाँ पे नीमा हो जाएगा। ओके, उसके बाद अगेन मैं फिर से एक और नई रो बनाना चाहता हूँ। एक और नई रो बनाने के लिए मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा यूज़र का ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी जो रहेगा वो रहेगा shanu@gmail.com। मैंने कुछ भी एक डमी ईमेल आईडी यहाँ पे मैंने पुट कर दिया है। तो जैसे मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे ईमेल आईडी भी क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। तो ऐसे आप देख रहे हैं कि मेरे पास 3 रो है। फर्स्ट रो में मेरे पास फर्स्ट नेम है, सेकंड रो में मेरे पास लास्ट नेम है, और थर्ड रो पे मेरे पास क्या है, ईमेल आईडी। तो 3 रो है, बट कॉलम कितने मेरे पास, 2। पहले कॉलम में सारे लेबल हैं, दूसरे कॉलम में उनके सामने उसकी वैल्यू है। उसके बाद अगेन मैं एक रो और बनाना चाहता हूँ। उस रो को मुझे फर्स्ट नेम, ईमेल आईडी, और यहाँ पर मैंने दे दिया है कॉन्टैक्ट नंबर,
कॉन्टैक्ट नंबर जैसे मैंने यहाँ पे दिया है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। तो ये एक मैंने डमी कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया यहाँ पे। उसके बाद जब मैं अगेन इसको शो करता हूँ टेबल के अंदर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, देन उसके बाद हम यहाँ पे देंगे यूज़र की एज। यूज़र की एज जो रहेगी वो मैंने यहाँ पे कितनी कर दी, 20। तो आप देखोगे यहाँ पे कि ये मेरे पास एक टेबल फॉर्मेट बन चुका है। अब दोस्तों ये हमारे सारे लेबल है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, एज, ये सब हमारे लेबल है और ये हमारी क्या वैल्यू है। अब इस लेबल को थोड़ा सा मुझे हाईलाइटेड करना है, टेबल को मुझे थोड़ा सा हाईलाइटेड करना है, तो उसके लिए मुझे टेबल फॉर्मेट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अब टेबल फॉर्मेट के अंदर हम क्या क्या चेंज करेंगे, तो जो मैंने टीडी लिखा है, जो मेरी हेडिंग पार्ट है, जिसको मैं हेडिंग पार्ट बनाना चाहता हूँ, जैसे कि मेरा जो फर्स्ट नेम है इसको मुझे थोड़ा सा हाईलाइटेड करना है, तो जहाँ पर मैंने टीडी लिखा है उसकी जगह पर मैं टीएच लिख सकता हूँ। टीएच मतलब होता है मेरा टेबल ऑफ हेडिंग, टेबल की जो हेडिंग रहेगी। अब ये टेबल की हेडिंग नहीं बोल सकते इसको अपन बोल सकते हैं टीआर के अंदर है तो उस टीआर की पर्टिकुलर हेडिंग कहलाती है। तो टीआर के अंदर अगर मैंने टीएच लिखा है तो उस रो की हेडिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? उस रो की हेडिंग कहलाती है। तो उस रो की हेडिंग के लिए अभी तक मैंने यहाँ पे टीडी बनाया था, टेबल ऑफ डेटा, तो ये हेडिंग है। हेडिंग किसकी? मेरी टेबल की अंदर जो मैंने रो बना रखी है उस रो की मुझे यहाँ पे हेडिंग को शो करेगा। एक बार आप इसको रन करके देख लो, आपको बेटर समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे हाईलाइटेड आ गया और ये सेंटर में भी आ चुका है। ठीक है, तो दोस्तों जहाँ जहाँ पर मैंने ये लिया है उसके लिए मैं मल्टी कर्सर प्रॉपर्टी का यूज़ करता हूँ। मैं कंट्रोल दबाता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको प्रेस किया, कंट्रोल दबाया, जिसको मुझे चेंज करना है उस पर मैंने कंट्रोल दबा के मैं यहाँ पर टीआर की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ? टीएच लिख सकता हूँ। अगेन मुझे यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा, उसके लिए मैं मल्टी कर्सर प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहा हूँ। कंट्रोल अल्टर दबा के आप जिसे आप प्रेस करोगे वहाँ पे तो उसके लिए आपको मल्टी कर्सर प्रॉपर्टी का यूज़ मिल जाएगा। उसके लिए आप यहाँ पे टीएच जिसे मैंने सेव किया है, रन किया है, तो यहाँ पे क्या होगी मेरी मल्टी, ये थोड़ा सा हाईलाइटेड हो चुका है जैसा कि आप देख रहे हो लैपटॉप स्क्रीन पे। तो ये सब हाईलाइटेड है, थोड़ा अच्छा भी लग रहा है कि ये हेडिंग है और ये क्या उसकी मेरी वैल्यू है। तो मुझे वैल्यू को मुझे हाईलाइटेड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको हाईलाइटेड करना है तो आप यहाँ पर भी टीएच लिख सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये मैंने एक बेसिक टेबल का इन्फॉर्मेशन आपको दिया है कि टेबल बनाने के लिए। अब हम देखते हैं कि जो मैंने टेबल बनाई है क्या मैं इसको किस लेवल तक मैं चेंज कर सकता हूँ। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले टेबल के एट्रीब्यूट क्या क्या होते हैं? बॉर्डर। अब टेबल की मुझे थोड़ी सी विथ वगैरह बढ़ाना है, तो टेबल की विथ बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे विथ टेक का यूज़ कर सकता हूँ। टेबल की विथ मैंने यहाँ पे दे दी है, टेबल की विथ दे दी मैंने यहाँ पे 500 सफिशेंट रहेगा। जैसे मैंने 500 करा तो मेरी टेबल बढ़ चुकी है, टेबल की विथ बढ़ गई है। उसके बाद हम यूज़ करेंगे हाइट जो मेरा रहेगा, विथ रहेगा 500 और हाइट कितना रहेगा मेरा 400 सफिशेंट रहेगा। इतना ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा, ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही हो गया। इसको मैं 200 पे सेट कर देता हूँ, जिससे मैंने सेव किया। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि जो टेबल है इस टेबल को मुझे सेंटर में अलाइन करना है। तो उसके लिए टेबल के अंदर एक अलाइनमेंट होता है। अलाइनमेंट जो रहेगा टेबल के अंदर दोस्तों, अब जैसे कि यहाँ पर जो चीज़ सपोर्ट नहीं कर रही है, जैसे कि अभी मैंने अलाइन लिखा था तो यहाँ पे अलाइनमेंट लिखा हुआ नहीं आ रहा है। आप देख रहे हो सिस्टम में अलाइनमेंट नहीं है, मतलब अलाइनमेंट शायद इस HTML5 के अंदर सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, बट ये ब्राउज़र फ्रेंडली इसलिए वो उसको एग्जीक्यूट कर पा रहा है। अब हम देखेंगे कि जैसे कि मैंने अब जो चीज़ें मैं यहाँ से कर रहा हूँ, विथ दे रहा हूँ, हाइट दे रहा हूँ, अलाइनमेंट दे रहा हूँ, तो ये सब चीज़ें हम CSS से मैनेज करने वाले हैं। एक टेबल को HTML के टेक्स्ट से ज़्यादा हम किससे मैनेज करेंगे? उसको CSS से, तो थोड़ा सा यूज़र फ्रेंडली भी रहेगा और ब्राउज़र फ्रेंडली भी रहेगा वो। तो अभी तो मैं इसको अलाइनमेंट कर सकता हूँ, देख लेते हैं अलाइनमेंट सेंटर काम करता है कि नहीं करता है। अलाइनमेंट करना मुझे उसको सेंटर में, तो आई थिंक अलाइनमेंट तो हो जाएगा। ये अलाइनमेंट हो चुका है। अब आप बोलोगे कि यार टेबल तो अलाइनमेंट हो चुकी है पर H2 जो है वो मेरा अलाइनमेंट नहीं हुआ अभी तक। तो H2 को भी मैं अलाइन कर सकता हूँ। अगर मैंने H2 जब पढ़ाया था, H2 टेक HTML की मेरी जो प्लेलिस्ट है उसमें आप देखोगे कि मैंने हेडिंग और पैराग्राफ के बारे में बता रखा है एक वीडियो में। तो उसमें मैंने शायद अलाइनमेंट नहीं बताया था, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि उसको मैं अलाइन भी कर सकता हूँ। अलाइन कर सकते हैं, कहाँ पे अलाइन कर सकते हैं इसको हम? सेंटर में। तो बेसिक टैग रहते हैं। अगर चीज़ें अगर HTML से मैनेज होती तो ठीक है, नहीं तो फिर हम उसको CSS से तो मैनेज करेंगे ही करेंगे। अब ये जो मैंने बना दिया है यूज़र इन्फॉर्मेशन पेज जो है मेरा, अब यूज़र इन्फॉर्मेशन पेज अभी थोड़ा सा
प्रॉपर लग रहा है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो। अब हम चाहते हैं कि सपोज़ जैसे कि कोई टैग है, उसको अगर मुझे सेंटर में करना है पर उसके अंदर अलाइनमेंट काम नहीं कर रहा है, अगर उसके अंदर अलाइनमेंट काम नहीं कर रहा है तो उसके लिए मैं यहाँ पर सेंटर टैग का यूज़ कर सकता हूँ। किसका यूज़ कर सकता हूँ? मैं सेंटर टैग का यूज़ कर सकता हूँ। सेंटर पे अगर मैंने यहाँ पे हेलो लिखा तो हेलो भी कहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा? मेरा सेंटर में। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे हेलो कहाँ लिखा हुआ गया, जबकि मैंने इसको हेलो को किसी टैग में नहीं लिया है। नहीं मेरा H1 टैग है, नहीं मेरा H2 टैग है, नहीं मेरा पैराग्राफ टैग है, बट नॉर्मली मैंने उसके अंदर क्या लगा दिया? सेंटर, तो वो ऑटोमेटिकली कहाँ आ जाता है? सेंटर पे। ये आप ध्यान रखना, ये मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताया है कि अगर HTML में कोई टैग अगर अलाइनमेंट वर्क नहीं कर रहा है तो उसके लिए आप सेंटर टैग का यूज़ कर सकते हो कहीं पर भी, ये इजीली वर्क करता है। अभी मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अब यूज़र इन्फॉर्मेशन पेज तो मैंने बना दिया है। ये मेरे पास एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है, मैंने टेबल के माध्यम से मैंने एक HTML का पेज मैंने यहाँ पे जनरेट कर दिया है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि टेबल के और क्या क्या हो सकते हैं। टेबल की मुझे अगर बॉर्डर नहीं देना है तो मैं टेबल की बॉर्डर मैं 0 भी कर सकता हूँ, तो मेरे पास टेबल की कोई भी बॉर्डर शो नहीं होगी। बट अब ये इसका जो पीछे का बैकग्राउंड है वो हम चेंज करके देख लेते हैं। तो इसके लिए मुझे पीछे का बैकग्राउंड यदि अगर देना है तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड सेट कर सकता हूँ। बैकग्राउंड मैंने अगर दे दिया, बैकग्राउंड पे अगर मैंने कलर दे दिया, सपोज़ मैंने यहाँ पे ग्रे कलर दे दिया, तो आप देखेंगे कि टेबल का बैकग्राउंड कलर यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे बैकग्राउंड क्या होता है? यहाँ पे ग्रे दिया है। अगर मैंने इसके अंदर टेबल का बीजी कलर चेक करके देखते हैं। बीजी कलर क्या हो जाएगा? ये ओके, नॉट बैकग्राउंड आई थिंक इमेज के लिए वर्क करता है ना। तो अगर मुझे कलर वगैरह चेंज करना है बैकग्राउंड पे, तो बैकग्राउंड पे मैंने कलर क्या कर दिया? यहाँ पे ग्रे कर दिया। अब कलर अगर आपको यूज़ करना है तो आप कलर कोड भी दे सकते हैं। तो कलर कोड के लिए आप नेट पे सर्च करना CSS कलर कोड, तो आपको बहुत सारे कलर कोड मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इसका कलर कोड दे सकता हूँ। कलर कोड अगर यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा है उसके लिए मैं यहाँ पे कलर कोड के लिए सपोज़ मुझे कोई भी कलर कोड वगैरह चाहिए, एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पे एक बार अगर मैं एक्सेस कर लेता हूँ CSS कलर कोड्स पे जिससे हम जाएंगे, नेट काफ़ी स्लो हो चुका है। चलिए दोस्तों, वेबसाइट वगैरह ओपन हो उससे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि कलर कोड वगैरह का अगर हमको चलो देख ही लेते हैं ना। CSS कलर्स में जिसमें हम जाते हैं, या फिर हम यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं CSS कलर कोड्स के बारे में। इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ। CSS कलर्स क्या होता है? CSS कलर्स में एक हेक्साडेसिमल कोड आपको मिलेगा। जैसे कि सपोज़ मुझे यहाँ पे कलर कुछ भी समथिंग लाइक कुछ भी करना है, जैसे कि मैंने कर दिया F2 कर दिया, 6 डिजिट का कलर कोड रहेगा। तो जैसे सपोज़ मैं अगर F2 कर दिया है और जब मैं इसको रन करता हूँ तो उसका कलर कोड देखो। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिख रहा है ना, थोड़ा सा ग्रे कलर पूरा नहीं है, ग्रे का थोड़ा सा लाइट कलर यहाँ पे उसने शो कर दिया। एक बार मैं आपको है ना कलर कोड लगा के बता भी देता हूँ। तो जो भी कलर कोड चाहिए, जैसे कि मुझे ये वाला कलर कोड चाहिए, तो ये जो कलर कोड है इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ईजिली। वो कॉपी करके मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मेरा कलर कोड है। तो ऐसा हेक्साडेसिमल कोड भी मैं इसके अंदर दे सकता हूँ ईजी वे पे। तो ये मेरा जो ब्राउज़र है, सारे एडिटर ये सारे कलर कोड्स को अप्लाई करता है, सपोर्ट करता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो एक आज हमने टेबल टैग बनाई है ना। टेबल टैग के अंदर मैंने आपको बता दिया CSS कलर कोड अपन कहाँ से ले सकते हैं। अब CSS कलर कोड में भी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि CSS कलर कोड में 6 डिजिट का होता है, पर कहीं कहीं पे 3 डिजिट का होता है। 3 डिजिट का कब होगा? जब उसकी सारी डिजिट सेम होगी। तब वो 3 कैरेक्टर्स में पूरा फुलफ़िल हो जाएगा। जैसे कि मुझे यहाँ पे मैंने 000 करा, तो 000 जो कलर रहता है वो किसका रहता है? मेरा ब्लैक कलर रहता है। तो जैसे मैं इसको सेव करूँगा, रन करूँगा, तो आप देखोगे कि ये कौन सा कलर हो गया? मेरा ब्लैक कलर। तो ऐसे 6 डिजिट में भी मैं इसको लिख सकता हूँ। 3 4 5 6 डिजिट का रहता है। अगर सारी डिजिट सेम हो, सारे अगर
नंबर 1 बाय 1 कैरेक्टर सारे सेट हो, सारे एक जैसे हो, तो उसके लिए मैं उसको 3 टाइम्स लिख सकता हूँ, मुझे 6 टाइम्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 3 टाइम्स में भी मेरा काम हो सकता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये मेरा ब्लैक कलर है। बट अभी जो मैंने कलर कोड दिया था, जो मैंने नेट से कॉपी किया था, आप देख रहे हो यहाँ पे सारे कैरेक्टर एक जैसे नहीं हैं। एक 7 है, एफ है, फिर डी है, फिर 4 है। उसके लिए मुझे पूरा लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप 7 एफ है पे आप उसको यहाँ पे ब्रेक कर दोगे तो वो कलर सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ में। तो ये मेरी टेबल है। टेबल के अंदर मैंने बॉर्डर दे सकता हूँ, मैं कलर दे सकता हूँ, मैं विड्थ दे सकता हूँ, हाइट दे सकता हूँ, अलाइन कर सकता हूँ। दो बार मैंने अलाइनमेंट यहाँ पे यूज़ कर दिया, इसको मैं एक बार यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब हम देखते हैं कि यार मुझे इसके अंदर पीछे ना बैकग्राउंड पे मुझे इमेज लगाना है। तो अभी जो कलर है पहले मैं इसको रन करके बता देता हूँ। तो ओके फाइन। अब मुझे ना बैकग्राउंड पे इमेज लगाना, तो इमेज मेरे पास अभी प्रॉपर मेरे पास कोई इमेज तो मुझे दिख नहीं रही है। बट डेस्कटॉप पे सपोज मेरे पास जैसे कि योगा वाली इमेज है, मैं योगा वाली इमेज लगाना चाहता हूँ। तो मेरे फोल्डर में शायद योगा वाली इमेज रखी है, ये इमेजेस नाम का फोल्डर है। इसके अंदर मैंने नहीं योगा वाली ये ग्रुप योगा वाली जो इमेज है इसको मुझे लगाना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, उसके लिए मैं यहाँ पे बैकग्राउंड प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा। बैकग्राउंड पे अगर मुझे इमेज लगाना है तो बैकग्राउंड पे कंट्रोल स्पेस जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे अगर मुझे इमेज का नाम, यहाँ पे मुझे इमेज का नाम कहीं दिख रहा है क्या, आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी इमेज वगैरह का नाम मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा। तो क्यों, क्योंकि बॉर्डर टेक बैकग्राउंड यहाँ पे सपोर्ट कर ही नहीं रहा है, इसलिए मुझे मैन्युअली देना पड़ेगा। तो यहाँ पे इमेज का नाम क्या है, इमेज का नाम है ग्रुप। इसको मैं यहाँ से रीनेम कर लेता हूँ ताकि मैं इसको पूरा कॉपी कर सकूँ। कॉपी करके जब मैंने उसको यहाँ पर पेस्ट किया तो उसको अपन रन करेंगे तो हमारे पास जो आउटपुट है वो क्या आ गया। अब देखो दोस्तों, ये जो इमेज है ना रिपीट हो गई, क्योंकि इसको तो पूरा बैकग्राउंड कवर करना है टेबल का। अब इमेज में ऑलरेडी, हालांकि इमेज मेरे पास बहुत छोटी थी, अब छोटी थी तो उसको पूरा बैकग्राउंड कलर कवर करना है टेबल का। तो उस वजह से वो टेबल क्या होती, वो इमेज क्या होती है, रिपीट हो जाती है। क्योंकि बैकग्राउंड पे अगर मैंने कोई इमेज दी है तो या तो अब जितना मेरा बैकग्राउंड है उतनी बढ़िया इमेज लगाओ तो वो रिपीट नहीं होगी। अगर आपने छोटी इमेज लगा दी तो पूरे बैकग्राउंड को कवर कर लेती है विथ रिपीटेड मोड में। ओके दोस्तों, तो ऐसे में टेबल के अंदर मैं यहाँ पे बैकग्राउंड भी लगा सकता हूँ। और ये जो पीछे का सेक्शन है बॉडी के अंदर भी मैं दोनों प्रॉपर्टी दे सकता हूँ। बॉडी के अंदर भी देखो, अब यहाँ पे मैंने टेबल के अंदर, आपने ध्यान दिया होगा, टेबल के अंदर मैंने दो एट्रीब्यूट यूज़ कर रखे हैं। एक मेरे पास बैकग्राउंड कलर है और मेरे पास एक क्या है, बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड इमेज के लिए काम करता है, बैकग्राउंड कलर क्या करता है, पीछे का बैकग्राउंड। अब मैंने अगर कलर दिया है तो कलर शो नहीं होगा, क्योंकि अगर मैंने लगा रखी है बैकग्राउंड पे तो इमेज क्या करती है, कलर को ओवरराइड कर देती है। ये चीज़ आप ध्यान रखना कि अगर मैंने कलर भी लगा रखा है, अब मैंने बैकग्राउंड भी लगा रखा है, तो बैकग्राउंड जो मैंने अगर इमेज लगा रखी है तो बैकग्राउंड इमेज ही शो करेगी, कलर वो ओवरराइड हो जाता है। बट CSS के अंदर एक ओपेसिटी प्रॉपर्टी रहती है जिसका हम आगे डिस्कस करेंगे। ओपेसिटी प्रॉपर्टी ये काम करती है कि इमेज को थोड़ा सा ब्लर करती है और पीछे के जो बैकग्राउंड कलर है उसको थोड़ा सा हाईलाइटेड कर देती है। ये काम हम CSS के अंदर देखने वाले हैं। तो अभी तो मैंने आपको इतना बता दिया कि टेबल के अंदर हम कैसे कैसे हम इसका यूज़ करते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बॉडी के अंदर बताने वाला था कि बॉडी के अंदर मैं बीजी कलर भी दे सकता हूँ। बॉडी के अंदर मैं बीजी कलर भी दे सकता हूँ। बॉडी के अंदर मैंने बीजी कलर का मुझे यहाँ पे ग्रे करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, ग्रे। तो पीछे का बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, ग्रे हो जाएगा। तो बैकग्राउंड पे मैं कलर भी लगा सकता हूँ और बैकग्राउंड पे मैं इमेज भी लगा सकता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लगा रखी है। अगर मुझे बैकग्राउंड पे इमेज लगाना है तो इमेज लगाने के लिए फिर मुझे यहाँ पे पाथ देना पड़ेगा। मेरे पास कोई इमेज अभी सोर्स है नहीं, तो मैं इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर से मैं यहाँ पे इसको एक बार एक्सेस कर लेता हूँ। इमेजेस के अंदर मेरे पास इमेजेस के अंदर इंस्ट्रक्टर 1, इसको मैं रीनेम ही कर लेता हूँ, बेटर रहेगा। इसको मैंने ऐसे कॉपी करके जब मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट किया तो आप देखोगे है ना कि मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड पे एक इमेज लगा दी है, ये दिख रहा है आपको। तो ये इमेज भी छोटी थी तो उसको पूरा बैकग्राउंड कवर करना था, तो इसके लिए वो इमेज क्या होगी, रिपीट होगी। इसके लिए आप नेट पे सर्च करना बैकग्राउंड इमेजेस विथ 1280, कम से कम 1200 पिक्सल्स के अकॉर्डिंग लेना, तो पूरा बॉडी आपका कवर कर लेगी। बट मैंने आप जस्ट एक आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको लगा के बता दिया है कि मैं बैकग्राउंड पे इमेज भी लगा सकता हूँ, बॉडी के बैकग्राउंड पे, और कलर भी लगा सकता हूँ, और टेबल के बैकग्राउंड पे मैं इमेज भी लगा सकता हूँ, टेबल के बैकग्राउंड पे मैं कलर भी लगा सकता हूँ। मैं इसको अभी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो आप लगा लेना कैसे इसको हम यूज़ करेंगे।
ठीक है, अभी के लिए ठीक है ना। अब इसके अंदर जो मैंने बैकग्राउंड यहाँ पे लगा रखा है इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अभी आप कोई भी इमेज का पाथ यहाँ पे सोर्स पाथ आप यहाँ पे दे देना तो आपके लिए बेटर रहेगा। तो ये मैंने एक यूज़र इन्फॉर्मेशन पेज बनाया है टेबल के माध्यम से, जिसमें फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल आईडी है, कॉन्टैक्ट नंबर है और मेरे पास एक एज है। दोस्तों ये तो मैंने फॉर्मेट पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब इस फॉर्मेट को कंप्लीट करने के साथ साथ हम ये भी देखने वाले हैं दोस्तों, तो अब जो हमने टेबल का फॉर्मेट देखा है, ये जो फॉर्मेट अभी हमने देखा है, इस फॉर्मेट को ये जो हमारा फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट जनरली इन्फॉर्मेशंस के लिए मैंने आपको बता दिया है कि यार अब इसी फॉर्मेट का यूज़ करके हम टेबल के अंदर हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म, लॉगिन फॉर्म, काफ़ी सारे फॉर्म हम बना सकते हैं। ठीक है, तो वो तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जब हम फॉर्म टेक वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, इनपुट के बारे में पढ़ेंगे, तो मैं आपको उसके अंदर अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है, बट सपोज़ जैसे दोस्तों, जैसे कि अब अपन ये समझते हैं कि जैसे कि सपोज़ मैंने किसी वेबसाइट पे एक रजिस्ट्रेशन पेज बना रखा है, उसमें काफ़ी सारे यूज़र्स ने 100 समथिंग यूज़र्स है, उसका उन्होंने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाने के साथ साथ में उन्होंने ऐसी फंक्शनलिटी फुलफ़िल करी कि जैसे ही कोई भी यूज़र ने रजिस्ट्रेशन किया है तो उसका डेटा जो डाटाबेस में स्टोर हो जाता है। अब ऐसे 100 यूज़र का डाटा मेरे पास डेटाबेस में स्टोर है और डाटाबेस के क्रेडेंशियल है। डाटाबेस के क्रेडेंशियल हर किसी को नहीं मिलते, जो साइट का ओनर रहता है, जो क्लाइंट रहता है, उन्हीं को उसके इन्फॉर्मेशन मिलती है कि भैया आप डेटाबेस में जाकर के वो सारे डेटा को एक्सेस कर सको। अब हम चाहते हैं कि यार वो सारे के सारे डेटा मुझे टेबल के फॉर्मेट में HTML के माध्यम से मुझे उसको ब्राउज़र पे बताना है, ताकि कोई भी यूज़र अगर जो साइट का एडमिन रहता है, अगर वो चाहता है कि यार मैं डाटाबेस में जाकर के सारे डेटा को एक्सेस ना करूं, मैं डेटाबेस में जाकर के मैं डेटा को नहीं देखना चाहता हूं, तो मुझे उसके लिए आप ऐसी फंक्शनलिटी बनाओ कि वेब पेज पे फ्रंट में मतलब जो वेब पेज जो रहेगा, मेरी जो वेबसाइट का वेब पेज रहेगा, उस पर आप मुझे ऐसे लिंक प्रोवाइड करके दे दो कि मुझे जितने भी यूज़र है सारे यूज़र की मुझे लिस्ट वहाँ पे दिख जाए। तो अब सारे यूज़र की लिस्ट दिखाना, और अगर मैं इस फॉर्मेट में दिखाऊंगा तो ये तो एक यूज़र की डिटेल है, ऐसे में एक नीचे एक टेबल और बनाऊंगा, वो सेकंड यूज़र की डिटेल रहेगी। ऐसे में 100 यूज़र की अगर डेटा अगर इस फॉर्मेट में शो करवाता हूँ तो यहाँ पे मेरा जो स्क्रॉलिंग है ना वो काफ़ी बढ़ जाएगा। अब इतना ज़्यादा स्क्रॉलिंग हम यूज़ में नहीं करते हैं, क्योंकि ज़्यादा स्क्रॉलिंग रहेगा तो वेबसाइट लोडिंग में भी इशू आ सकता है। ठीक है, तो वो गलत तरीका भी है एक तरीके से देखा जाए तो। अब हम क्या करें कि यार मुझे 10 यूज़र की डिटेल को मुझे एक साथ देखना है यहाँ पे। तो उसके लिए जो हम टेबल का फॉर्मेट अब जो हम बनाने वाले हैं वो ज़्यादातर यूज़ में आता है। जैसे कि आप जीमेल पे देखते हो, जीमेल के इनबॉक्स में आपको एक ही पेज पे सारे के सारे डिटेल्स वगैरह दिख जाती हैं, बहुत सारे मेल आपको एक पेज पे दिख जाते हैं, वहाँ पे आपने देखा होगा आपका जीमेल के इनबॉक्स में। ठीक है, तो मैं कुछ वैसा ही करना चाहता हूँ कि यार मुझे यहाँ पे एक ऐसा फॉर्मेट बनाऊँ टेबल का जिसमें मुझे 10 यूज़र की डिटेल एक साथ दिख जाए। तो उसके लिए जो टेबल फॉर्मेट होता है उसके लिए हम समझते हैं कि वो टेबल फॉर्मेट क्या होता है। तो इसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ, या फिर दोस्तों उसके लिए मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ, वो बेटर रहेगा। ये मैंने टेबल बना लिया था, table.html, एक और पेज में इसके अंदर इसी को मैं या तो सेव एज कर लेता हूँ। सेव एज करके मैंने इसको टेबल यूज़र अंडरस्कोर इन्फो करके मैंने यहाँ पे यूज़र डिटेल्स टेबल अंडरस्कोर यूज़र अंडरस्कोर डिटेल्स डॉट HTML करके मैंने एक नया पेज बना दिया, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, टेबल यूज़र डिटेल्स। अब इसके अंदर क्या क्या फॉर्मेट हमको यूज़ करना है, तो सबसे पहले तो मैं हेडिंग रहने देता हूँ, बाकी टेबल का पूरा फॉर्मेट मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ये टेबल मैंने एज इट इज़ पूरी यहाँ से रिमूव कर दी है। अब मैं जो फॉर्मेट बना रहा हूँ उसको आप ध्यान से समझना, क्योंकि उसका ज़्यादातर यूज़ होता है। जैसे कि jQuery के अंदर भी अगर हम पढ़ेंगे तो jQuery के अंदर एक डेटा टेबल कंसेप्ट होता है। डेटा टेबल का कंसेप्ट ये रहता है कि एक पेज पे बहुत सारी यूज़र की इन्फॉर्मेशन मुझे दिखती है ना। उसमें फ़िल्टर ऑप्शन रहता है कि एक पेज पे मुझे 10 रिकॉर्ड दिखाना, तो एक पेज पे 10 रिकॉर्ड रहेगा। अगले पेज में क्या रहेंगे मेरे 10 रिकॉर्ड, उसके अगले पेज में क्या रहेंगे मेरे 10 रिकॉर्ड। तो जो पेजिनेशन जो कंसेप्ट है वो भी उसके अंदर रहता है, उसके अंदर फ़िल्टर भी रहता है, उसके अंदर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को हम कैसे शो करते हैं वो भी रहता है। तो ऐसे बहुत सारी फंक्शनलिटी उसके अंदर रहती है, बट वो टेबल फॉर्मेट यूज़ करता है। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि वेब डिज़ाइनिंग में जब हम वेबसाइट वगैरह बनाते हो तो उसमें टेबल का कम से कम यूज़ होता है।
मतलब नहीं के बराबर भी यूज़ करोगे तो भी चलेगा। तो टेबल का हम यूज़ नहीं करके हम पूरा उसको CSS के माध्यम से उसको पूरा हैंडल करते हैं, बट उसके लिए हम डिव यूज़ करते हैं। जैसा कि मैं आगे नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ उसके लिए डिव वगैरह के बारे में, कि डिव मतलब डिवीजन टैग एक्चुअली होता क्या है। तो HTML के अंदर डिव का कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि कोई भी वेबसाइट बिना डिव के नहीं बन सकती है। अब जो पहले वेबसाइट बनती थी बहुत ओल्ड पैटर्न था कि टेबल फॉर्मेट में बनाना है। अब वो सारा फॉर्मेट चेंज हो गया, क्योंकि वेब डिज़ाइनिंग काफ़ी एडवांस लेवल तक पहुंच चुका है। तो अब जो भी हम यूज़ करते हैं वो सब हम डिव के माध्यम से करते हैं। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप टेबल का यूज़, अगर वेबसाइट बनाते समय टेबल का यूज़ नहीं करोगे तो भी चलेगा। अगर करना है तो एक बेसिक चीज़ों के लिए अपन कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैं आपको बताने वाला कि अगर मुझे यूज़र की डिटेल्स वगैरह देखना है तो इस फॉर्मेट के लिए मैं टेबल यूज़ कर सकता हूँ। बाकी के लिए आप टेबल यूज़ नहीं करोगे तो चलेगा, अच्छा रहेगा काफ़ी। अब जो मैं टेबल का फॉर्मेट बना लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे टेबल का फॉर्मेट बना लिया है। टेबल का जो फॉर्मेट मैंने यहाँ पे बना लिया है, तो सबसे पहले तो मेरे पास जो टेबल है, टेबल के अंदर मैं यहाँ पे बॉर्डर सेट कर देता हूँ। बॉर्डर मेरे पास 1 सफिशिएंट है, और विथ वगैरह हाइट वगैरह मुझे अभी देना नहीं है। तो सबसे पहले अब मुझे हेडिंग देना पड़ेगी। सबसे पहले मुझे क्या देना पड़ेगी, हेडिंग के मुझे मुझे कौन कौन सी डिटेल शो करना है। एक यूज़र का आईडी शो करवा देते हैं, एक यूज़र का नाम शो करवा देता है, एक यूज़र का ईमेल आईडी शो करवा देता है, एक यूज़र का कॉन्टैक्ट नंबर शो करा देते हैं, एक यूज़र की एज शो करवा देते हैं। तो ऐसे मेरे पास कितनी हेडिंग मुझे बनाना पड़ेगी, एक आईडी के लिए, एक नेम के लिए, एक ईमेल आईडी के लिए, एक कॉन्टैक्ट नंबर के लिए और एक एज के लिए। मतलब 3 और 2 5 मुझे यहाँ पे कॉलम्स बनाना पड़ेंगे। तो वो मेरी हेडिंग के तौर पे कन्वर्ट होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक नया टैग यूज़ करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ टी हेड। टी हेड मतलब होता है टेबल ऑफ हेडिंग। समझ में आ रहा है, टेबल ऑफ हेडिंग। अब ये मेरी टेबल की हेडिंग कहलाती है। क्या कौन सी मेरी टेबल की हेडिंग कहलाती है। इसके अंदर फिर मैंने यहाँ पे रो बना लिया। रो को मैं यहाँ पे बनाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे रो यूज़ करा। रो के अंदर फिर मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे TH का। तो मुझे कौन कौन सी हेडिंग बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहले तो मेरे पास क्या रहेगा, आईडी रहेगा। आईडी के साथ साथ में मैंने यहाँ पे कंट्रोल कॉपी करके एंटर, मुझे कौन कौन सी हेडिंग रखना है। आईडी, आईडी के बाद क्या रहेगा मेरे पास, यहाँ पे यूज़र का नाम रहेगा। उसके बाद यूज़र का यहाँ पे ईमेल आईडी रहेगा। ईमेल आईडी के बाद यूज़र का क्या रहेगा, कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा। कॉन्टैक्ट नंबर के बाद यूज़र का यहाँ पे क्या रहेगा, यूज़र की यहाँ पे एज रहेगी, है ना। तो दोस्तों ये जो मेरा फॉर्मेट है, ये मैंने टी हेड यहाँ पे यूज़ किया। इसका आपको अभी मैं आपको ब्राउज़र पे एग्जीक्यूट करके बता देता हूँ। मेरी फॉर्मेट क्या है, टेबल यूज़र डिटेल डॉट HTML है। उसको मैं यहाँ से रिमूव करके मैं यहाँ पे फोल्डर ओपन, फाइल ओपन कर लेता हूँ, टेबल यूज़र डिटेल डॉट HTML, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो अब ये जो उसका बैकग्राउंड कलर है, सबसे पहले तो मैं चेंज कर देता हूँ कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है ग्रे है, मुझे ग्रे रखना नहीं है। तो सबसे पहले तो मैंने बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया। तो आप ये देख रहे हो कि ये सब हेडिंग आ गई। आईडी के नीचे आईडी आएगी, नेम के नीचे नेम आएगा, ईमेल आईडी आएगा, कॉन्टैक्ट नंबर आएगा, और ये मैंने हेडिंग दे दी। इसको जल्दी से अपन सेंटर अलाइनमेंट कर लेते हैं। सेंटर अलाइनमेंट करने के लिए मैं यहाँ पे अलाइन यूज़ करता हूँ। अलाइन क्या करा मैंने यहाँ पे, सेंटर, ठीक है। ये अलाइन सेंटर हो चुका है। थोड़ी सी हम इसकी विड्थ दे देते हैं ताकि थोड़ा सा एक प्रॉपर आपको फॉर्मेट यहाँ पे दिख जाएगा। विड्थ मैंने दे दी यहाँ पे, विड्थ दे दी मैंने यहाँ पे 500 क्या 600 देना पड़ेगा। 600 सफिशेंट है, बट फिर भी अभी इसके अंदर डेटा आया नहीं है। डेटा आएगा तो फिर टेबल की विड्थ मुझे फिर बढ़ाना पड़ेगी, इसलिए मैं इसको 700 पे अभी फ़िलहाल के लिए सेट कर देता हूँ। तो आप देख रहे हो कि आईडी है, नेम है, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर है और एज है। अब इसके अंदर बहुत सारी रो बनेगी और सारी रो के अंदर हर यूज़र की डिटेल्स रहेगी। तो इस फॉर्मेट का इसलिए अपन यूज़ करते हैं ताकि अगर मुझे मल्टीपल यूज़र की डिटेल एक साथ देखना है, मल्टीपल प्रोडक्ट की डिटेल मुझे एक साथ अगर देखना है, तो उसके लिए मैं ये वाला फॉर्मेट यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। अब इसके लिए अब हम आप अपना टी हेड का पूरा काम फिनिश हो चुका है। अब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं टी बॉडी का। तो टी बॉडी का जब भी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो टी बॉडी के अंदर, टी बॉडी मतलब टेबल की ये बॉडी पार्ट रहता है। ये मेरा हेडिंग पार्ट है ये ऊपर का, और अब जो कंटेंट रहेगा वो मेरा टेबल का बॉडी पार्ट कहलाता है। तो टी बॉडी के अंदर मैंने यहाँ पे फिर से मैं रो बनाऊँगा, रो के अंदर फिर मैं यहाँ पे क्या बनाऊँगा, कॉलम। अब ऊपर हम देख लेते हैं हमारे पास हेडिंग कितनी, एक आईडी 1 2 3 4 5। तो मुझे TDB कितने बनाना पड़ेंगे, 5। तो मैं इसको यहाँ से एक बार पहले सेव कर लेता हूँ। इसको हम यहाँ से सेव कर लेते हैं, 1 2 3 4 और 5।
यूज़र की डिटेल हम यहाँ पे दे देते हैं। सबसे पहले यूज़र का ID 1 है, उसका यूज़र का नाम है यहाँ पे एक एडमिन है, एडमिन का ईमेल आईडी है admin@। दोस्तों ये सब डमी डेटा है, ये मैं कोई सर्विसेज से कॉल नहीं करवा रहा हूँ, बिल्कुल डमी डेटा है, क्योंकि HTML पे हम सर्विसेज अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम हमारी PHP की जो प्लेलिस्ट है, अगर आपको PHP वगैरह अगर आपको पढ़ना है तो आप मेरी प्लेलिस्ट से इजी फॉर्मेट में आप पढ़ सकते हो, क्योंकि मैंने बहुत ही ईजी वे पे डेटा बना रखा है। जैसा कि आपको मैं मेरी प्लेलिस्ट के अंदर बता देता हूँ कि मैंने कौन कौन से प्लेलिस्ट वगैरह अभी तक बना रखी। एक जो मेरा पास सबसे पहली जो मेरी प्लेलिस्ट थी, जो मेरे 2016 या 17 के आसपास मैंने बनाई थी, PHP ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर, इसके अंदर मैंने 36 वीडियो मेरे पास अवेलेबल है, जो PHP की बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको डिटेल्स वगैरह देते हैं, और PHP के अंदर कैसे हम यूज़ करते हैं, कोडिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है, जो एक बेसिक प्रोग्रामिंग जहाँ से स्टार्टअप करना चाहिए, वो सारे टूल्स मैंने इसके अंदर काफ़ी अच्छे लेवल पे मैंने बना रखे हैं। बट इशू ये है इन वीडियोस के अंदर के उस समय मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था कि वीडियो वगैरह हम कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए मैंने साउंड का काफ़ी इशू है। मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी आए हैं कि सर वीडियो तो काफ़ी अच्छा है बट साउंड का इशू है, तो मैं उसको वापस से री एडिट करके अपलोड करने वाला हूँ। तो अगर आपको PHP आती है तो आप PHP के इंटरव्यू के क्वेश्चंस आप यहाँ से इजी वे पे पढ़ सकते हैं, मैंने प्रैक्टिकली भी बता रखा है। वेब डिज़ाइनिंग सीरीज़ जो हमारी चल रही है, वेब डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट, इसमें तो मैं काफ़ी एडवांस लेवल तक चीज़ें कवर करने वाला हूँ। और एक जो अभी मेरे प्लेलिस्ट साथ साथ में मैं बना रहा हूँ, जिसमें मैं PHP के और MySQL के एडवांस लेवल के ट्यूटोरियल्स के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो अभी मैंने PHP के अंदर एक वीडियो यहाँ पे अपलोड किया PHP और MySQL से रिलेटेड, तो इस वेब लिस्ट को भी, इस सीरीज़ को भी, या प्ले लिस्ट को भी आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए आते हैं हम हमारे वापस हमारे प्रोग्राम में। अब मुझे कॉन्टैक्ट नंबर देना है, तो कॉन्टैक्ट नंबर तो मैंने अभी यहाँ पे कुछ भी दे दिया है। मैं थोड़ा सा एक प्रॉपर 998 ये मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है, ठीक है। अब एज जो है, एज दे दी मैंने यहाँ पे 20। जैसे मैं इसको सेव करके जब मैं इसको रन करता हूँ, जब मैं इसको रन करूँगा तो ये मेरे पास एक फॉर्मेट आ चुका है, दिख रहा है, देख रहे हो दोस्तों, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मेरे पास ID पे 1 है, नेम पे ये है, ईमेल ID ये है, कॉन्टैक्ट नंबर ये मेरे पास, एज ये है। अब मैं इसके लिए एज इट इज़ 3 से 4 रो वापस से बना लेता हूँ। कम से कम 5 यूज़र का डिटेल्स मुझे देना है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे 5 यूज़र की डिटेल्स मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। ये मैंने पूरा यहाँ से कॉपी करा है, कॉपी करके जब मैं इसको पेस्ट करूँगा, कितने यूज़र्स हो गए हमारे पास, ऑलमोस्ट एक फर्स्ट ID 1, सेकंड ID 2 है। यहाँ पर मैं यूज़र का नाम राजेश कर देता हूँ। इसका ईमेल ID मैंने यहाँ पे मेंशन करा, raj@gmail.com। कॉन्टैक्ट नंबर यही रहने दो, या फिर चाहो तो थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो यहाँ पे, जो भी आपको करना है। 21 है। एक थर्ड यूज़र है मेरे पास, जिसकी मेरे पास डिटेल्स जो है, एडमिन है, एडमिन के बाद एडमिन है राजेश है, एक मेरे पास सुमित नाम का यूज़र है, सुमित@gmail.com। एक मेरे पास इसकी मैंने एज यहाँ पे 22 कर दी है, 22 कर दी है। उसके बाद एक यूज़र है मेरे पास यहाँ पे फोर्थ, एडमिन के साथ साथ में मैंने यहाँ पे दे दिया है अजय, एक अजय नाम का, अजय@gmail.com, इसकी मैंने 23 कर दी है। और एक और यूज़र है मेरे पास यहाँ पे, फिफ्थ नाम का रिकॉर्ड है, और इसकी जो डिटेल्स है वो मैंने कर दी है यहाँ पे। इसका कोई भी नाम अपन यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा शानू@gmail.com, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इसकी एज मेंशन कर दी है यहाँ पे 20 ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हो। अब आपको देखो यहाँ पे 5 यूज़र की डिटेल एक साथ दिख जाएगी। फर्स्ट यूज़र है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है। अगर मैं यही फॉर्मेट, अगर मैं जो मैंने पहले प्रोग्राम बनाया था टेबल का, अगर मैं उस फॉर्मेट में शो करता तो काफ़ी लेंदी हो जाता, और ये कितना ईजी वे पे उसको उसने कन्वर्ट कर दिया। अब आप देख रहे हो कि ID तो मेरा सेंटर में है, पर 1 मेरा लेफ्ट में है, नेम हेडिंग मेरी सेंटर में है, TD के सेंटर में है, और ये मेरा लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा था। अगर मुझे इन सारे डेटा को, रिकॉर्ड को भी अगर मुझे सेंटर में लाना है, उसके लिए हम एक काम करते हैं,
टी बॉडी को, टेबल की बॉडी को हम अलाइन कर सकते हैं। इसको हम अलाइन कर सकते हैं, इसको हम अलाइन करके देख लेते हैं, इससे हमारा काम ऑलमोस्ट हो जाएगा। तो देखो ये डेटा भी क्या हो गया मेरा, जस्ट नेम के नीचे जस्ट क्या आ गया मेरा, एडमिन आ गया। तो पूरा पूरा डेटा किस में कन्वर्ट हो गया मेरा, सेंटर में। अब मैंने 5 यूज़र की डिटेल एक साथ दे दी है, 10 यूज़र की डिटेल्स आप देख लेना आपको प्रैक्टिस के तौर के लिए। अभी तो मैं इसको यहाँ पे फिनिश करने वाला हूँ बस, क्योंकि ऑलमोस्ट काफ़ी लंबा वीडियो हो गया। आईडी, नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर और एक एज। अब थोड़ा सा हम इसकी हाइट दे दें, थोड़ा सा और बेटर हम इसको बना लेते हैं। तो हाइट देने के लिए मैंने यहाँ पे, मेरे पास विथ ऑलमोस्ट 700 सफिशिएंट है। हाइट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी, हाइट कितनी कर दी मैंने यहाँ पे इसकी 500 है, कुछ ज़्यादा हो जाएगी। 300 मैंने इसकी हाइट कर दी है, सफिशिएंट है, ठीक है, ओके। अब जल्दी से अपन एक काम और कर लेते हैं दोस्तों कि एक सेकंड नहीं है ना, इसको मैं 250 पे चेक करके देख लेता हूँ, ठीक है, सफिशिएंट है। अभी जो आईडी है, नेम है, ईमेल आईडी है, कॉन्टैक्ट नंबर, एज है। अब मुझे क्या करना है कि इसके साथ है मुझे, अब सपोज़ मेरे पास ये यूज़र है, ये जो फर्स्ट एडमिन यूज़र है। अब मेरे पास डेटाबेस में तो बहुत सारी डिटेल, उसका फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल आईडी है, कॉन्टैक्ट नंबर है, एज है, जेंडर है, और उसका एड्रेस है, एड्रेस के बाद साथ साथ में उसकी इमेज है। ऐसे मेरे पास बहुत सारा डेटा है, बट मुझे स्क्रीन पे केवल कितना डेटा शो करना था, नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर और एज। अब मुझे उसकी पूरी डिटेल देखना है, तो पूरी डिटेल देखने के लिए मैं यहाँ पे एक कॉलम और बढ़ा देता हूँ, एक कॉलम और बढ़ा देते हैं। तो टीडी के पास में सबसे पहले तो हम हेडिंग में एक कॉलम बढ़ा देते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है एक्शन करके, क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, एक्शन। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक्शन करके कॉलम ऊपर बढ़ चुका है। अब नीचे भी मुझे कॉलम बढ़ाना पड़ेगा, तो जितने भी मेरे पास टीडी है वहाँ पे मैं एक मल्टी कर्सर प्रॉपर्टी का मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। अल्टर दबाया मैंने यहाँ पे। मल्टी कर्सर प्रॉपर्टी दोस्तों आपको समझ में आना चाहिए कि ये बहुत काम इजी कर देता है हमारा। अब जैसे कि सब जगह पे मैं यहाँ पे इजीली टाइप कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा है टीडी और टीडी, और टीडी को मैंने यहाँ पे क्लोज भी किया है। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे 3 एंकर टैग बनाने वाला हूँ। HREF के साथ साथ में, HREF मतलब हाइपर लिंक, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। और यहाँ पर मैं देना चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने दे दिया यहाँ पे व्यू के साथ साथ में मैं यहाँ पे 2 चीज़ और देना चाहता हूँ कि एक और एंकर टैग बनाना चाहता हूँ मैं। एक और एंकर टैग जो मैंने बनाया है यहाँ पे, एक और एंकर टैग जो मैंने बनाया है यहाँ पे, एडिट, ये एडिट के लिए होगा। और एक और एंकर टैग हम यहाँ पे बना रहे हैं HREF में एक और बना है यहाँ पे, डिलीट। सेव करके जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखो अब यहाँ पे व्यू, एडिट और डिलीट के सारी लिंक यहाँ पे आ चुकी है। ये सब हमने इसलिए क्यों किया कि सपोज़ अगर मुझे इसको डायनेमिक बनाना है, डायनेमिक मतलब सपोज़ मान के चलो कि ये डेटा मेरा डेटाबेस से आ रहा है, और डेटाबेस से अगर मुझे इस फर्स्ट वाले यूज़र को अगर यहाँ से डिलीट करना है तो उसके लिए मुझे स्ट्रक्चर तो बना के देना पड़ेगा ना सामने वाले क्लाइंट को। तो स्ट्रक्चर फॉर्मेट ये रहेगा कि जैसे ही मैं यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करूँगा तो ये जो रिकॉर्ड है मेरा डेटाबेस से क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। अभी वेब डिज़ाइनर का काम होता है कि यार उसको पूरा फॉर्मेट बना के देना है। ये वेब डिज़ाइनिंग ने अपना काम पूरा कंप्लीट करके दे दिया। अब डेवलपमेंट पे क्या होता है कि जो डेटा मेरा आ रहा है इस पर मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ऑपरेशन इन द सेंस कि मुझे ये जो डेटा, डमी डेटा आ रहा है, इसको मुझे डाटाबेस से लेके आना है। अब व्यू पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो इसकी जो फर्दर डिटेल्स है, जो और डिटेल्स है जो मैंने नहीं ली है, मैंने शो नहीं करवाई है, जबकि वो डाटाबेस में है, तो व्यू के क्लिक पे ये डिटेल भी क्या हो जाएगी, मेरी शो हो जाएगी। एडिट पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो इसमें से मैं किसी भी डेटा को मॉडिफाई कर सकता हूँ, और डिलीट पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये डेटा क्या हो जाएगा, मेरा यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा एक फॉर्मेट, और ये फॉर्मेट ज़्यादातर यूज़ में आता है। तो इस फॉर्मेट के लिए आप टेबल यूज़ कर सकते हो। जबकि आपको लॉगिन फॉर्म बनाना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है, तो उसके लिए आप टेबल नहीं यूज़ करोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। बट अभी अपन HTML पढ़ रहे हैं तो इसलिए मेरा मतलब एक टेबल मुझे आपको बताना ही पड़ेगी कि टेबल पे हम वर्क कैसे करते हैं। इस फॉर्मेट को आप काफ़ी अच्छे से सीखें। तो आज का जो वीडियो था दोस्तों, इसको हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हमने केवल टेबल फॉर्मेट के बारे में डिस्कस किया है और काफ़ी लंबा वीडियो हो गया ये। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। दोस्तों मैं सारी चीज़ें, वीडियो कितना भी लंबा हो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट मेरा मेन मोटिव ये है कि जो कंसेप्ट है उसको मैं आपको समझा सकूँ। मेरा मेन मोटिव कंसेप्ट ही यही कि सबसे पहले
आपको उस चीज़ के बारे में क्लियर हो। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। और सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट बॉक्स में हमको ये बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है और मुझे क्या क्या चीज़ें मॉडिफाई करना चाहिए। दोस्तों इतना ही इस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और एक सबसे बड़ी चीज़ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों इस आगे की प्लेलिस्ट तो और भी बढ़ने वाली है। बट अभी मेरा मेन फोकस ये है कि मैं वेब डिज़ाइनिंग के सारे टॉपिक्स को जल्दी से जल्दी कवर करूँ। हम CSS पे आएँ, CSS3 पे आएँ, बूटस्ट्रैप पे आएँ, जावास्क्रिप्ट पढ़ें, jQuery पढ़ें। और उसके बाद जो मैं वेब डेवलपमेंट के जो कोर्सेस है मैं उसके अंदर ज़्यादा फोकस करूँगा। और साथ साथ में मेरी एक प्लेलिस्ट और चल रही है जिसपे मैं HTML PHP के अंदर में काफ़ी एडवांस लेवल पे चीज़ें कवर करने वाला हूँ, डेटाबेस से रिलेटेड। और बहुत छोटे छोटे से टॉपिक्स है जिसमें डेवलपर्स को दिक्कत आती है। अगर आप फ्रेशर लेवल पे तो आपको ये सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। दोस्तों स्टॉप करते हैं हमारे वीडियो को यहाँ पे। ओके बाय।